सोचो, एक ऐसी लड़की जिसके लिए पैसा कभी मायने नहीं रखता था, जिसकी हर जिद उसी दिन पूरी हो जाती थी। लेकिन उसी लड़की की जिंदगी की सबसे बड़ी रात, उसका जन्मदिन, अचानक अंधेरे में बदल जाता है। लाइट बंद होती है और जब दोबारा जलती है तो वो लड़की गायब होती है। कोई चीख नहीं, कोई सबूत नहीं, बस रह जाता है एक टूटा हुआ पिता और जंगल के बीच एक अंधेरी जगह जहां एक नाम बदलने वाला सच छुपा है। ये कहानी है घमंड की, गलती की और उस इंसाफ की जो सालों बाद एक मासूम लड़की के जरिए बाहर आता है। अंत तक सुनना, क्योंकि ये सिर्फ अपहरण की कहानी नहीं है, ये कहानी है बदलाव की। उस रात शहर की सबसे आलीशान कोठी रोशनी से नहा रही थी। हर तरफ जगमगाती लाइटें, महंगी गाड़ियों की लाइन और बड़े बड़े लोग, जैसे पूरा शहर यहीं इकट्ठा हो गया हो। ये किसी आम पार्टी की रात नहीं थी, ये 19 साल की रिया वर्मा का जन्मदिन था। रिया नाम सुनते ही कॉलेज में हर कोई उसे जानता था। अमीर, खूबसूरत, घमंडी और अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की। कॉलेज में कोई लड़की उसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। जिस चीज़ पर उसकी नज़र पड़ जाए वो चीज़ उसी की हो जाती, चाहे ब्रांडेड कपड़े हों, महंगे मोबाइल या फिर दोस्ती। उस दिन भी कॉलेज के कैंटीन में रिया अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। टेबल पर कॉफ़ी के कप थे और रिया के हाथ में एक छोटा सा बैग। ये लो, रिया ने मुस्कुराते हुए बैग से एक छोटा डिब्बा निकालकर अपनी दोस्त पूजा की तरफ बढ़ाया। पूजा ने जैसे ही डिब्बा खोला, उसकी आंखें फैल गईं। अरे यार, ये तो बहुत महंगा परफ्यूम है, मैं ये नहीं ले सकती। रिया हल्की सी हंसी। अरे पगली, रख ले, मुझे पसंद आया तो ले लिया, पैसे की टेंशन मत लिया कर। पूजा अभी भी हिचक रही थी। तभी दूसरी तरफ बैठी नेहा बोली, रिया, तेरी चॉइस तो सच में कमाल है, ये घड़ी भी कितनी क्लासी लग रही है। रिया ने गर्दन हल्की सी ऊपर उठाई, वही उसका जाना पहचाना अंदाज। पसंद आ गई? रख लो, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, पार्टी में सबको गिफ्ट मेरी तरफ से मिलेगा। मतलब अभी भी गिफ्ट और पार्टी में भी? नेहा हंस पड़ी। हाँ, रिया ने आंख मारते हुए कहा, मेरी पार्टी में खाली हाथ कोई नहीं जाता। लड़कियां उसकी तारीफ कर रही थीं और रिया, वो उस तारीफ को ऐसे ले रही थी जैसे उसका हक हो। रिया वर्मा, शहर के मशहूर बिजनेसमैन राजीव वर्मा की इकलौती बेटी। राजीव वर्मा के लिए रिया ही उसकी दुनिया थी। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था और तब से राजीव ने रिया को माँ बाप दोनों बनकर पाला था। और आज उसी रिया का जन्मदिन था। शाम होते होते वर्मा हवेली में मेहमानों का तांता लग गया। हर बड़ा बिजनेसमैन, नेता, रसूखदार इंसान वहां मौजूद था। सफ़ेद रंग की एक डॉल फ्रॉक पहने रिया सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। ऊपर से एक स्पॉटलाइट सीधे उस पर पड़ रही थी। वो किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। नीचे खड़े लोग तालियां बजा रहे थे। कैमरामैन उसकी हर अदा को कैमरे में कैद कर रहे थे। राजीव वर्मा सीढ़ियों पर पहुंचे और बेटी की तरफ हाथ बढ़ाया। रिया ने शान से अपनी हथेली पापा के हाथ में रख दी। पिता बेटी साथ साथ सीढ़ियां उतरने लगे। तालियों की आवाज़ और तेज हो गई। केक काटा गया। हैप्पी बर्थडे रिया की आवाज़ गूंजने लगी। रिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में भी अकड़ साफ दिख रही थी। अचानक लाइट चली गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। ये क्या है? राजीव वर्मा घबरा कर बोले, लाइट क्यों गई? अभी किसी के कुछ समझने से पहले लाइट वापस आ गई। लेकिन अगले ही पल राजीव वर्मा का दिल जैसे धक से रह गया। रिया, जो अभी तक उनके पास खड़ी थी, वो वहां नहीं थी। रिया, रिया, वो बदहवास होकर इधर उधर देखने लगे। पूरे हॉल में हड़कंप मच गया। मेहमान घबरा गए, गार्ड दौड़ने लगे। लेकिन रिया, वो कहीं नहीं थी। उसी वक्त रिया की आंखें खुली तो चारों तरफ घुप अंधेरा था। सिर में तेज दर्द, पूरा बदन भारी। उसे कुछ पल लगे ये समझने में कि वो कहाँ है। जैसे जैसे होश आया, उसे याद आने लगा, अचानक लाइट गई और फिर कुछ नहीं। डर की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही पल लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसके पैर में कुछ भारी बंधा हुआ था। रिया ने नीचे देखा, लोहे की जंजीर। नहीं, नहीं,
उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कोई है? वो चिल्लाई। प्लीज कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ वो किसी सुनसान जगह पर कैद थी। चारों तरफ जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक पुराना सा कॉटेज। पापा! रिया घुटनों के बल बैठ गई। पापा, मुझे यहाँ से ले जाइए। उसकी सारी अकड़, सारा घमंड, सब उस अंधेरे कमरे में टूट रहा था। उधर राजीव वर्मा के लिए वो रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। पुलिस को खबर नहीं दी जा सकती थी। जिसने भी रिया को उठाया था वो बहुत शातिर था। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। राजीव वर्मा की आवाज़ कांप रही थी। घंटों बाद उनके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। पुलिस से दूर रहना। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज़ आई। अगर बेटी जिंदा चाहिए तो। फ़ोन कट गया। राजीव वर्मा का शरीर जैसे टूट गया और उसी अंधेरे कॉटेज में दरवाजे की कुंडी खटकी। रिया की सांसें थम गईं। दरवाज़ा खुला, पीली रोशनी फैली और मास्क पहने एक आदमी अंदर आया। वेलकम रिया वर्मा। उसकी आवाज़ में अजीब सा सर्दपन था। रिया कांप उठी। वो नहीं जानती थी ये कहानी अब उसे कहाँ ले जाने वाली है। रिया उस मास्क वाले आदमी को देख बस घूर रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर आ जाएगा। होंठ सूख चुके थे, गला पूरी तरह जाम। कौन हो तुम? काफी कोशिश के बाद उसके गले से आवाज निकली। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी। तुम्हारा डर, उसने खंडी आवाज में कहा, और तुम्हारी किस्मत। रिया पीछे खिसकने लगी। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? पैसे चाहिए तो ले लो, मेरे पापा बहुत अमीर हैं, जितना बोलोगे दे देंगे। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहली बार किसी के सामने इतनी बेबस थी। वो आदमी रुका, फिर हंस दिया, एक अजीब बेरहम हंसी। पैसा, उसने दोहराया। पैसे की बात इतनी आसान नहीं होती मिस रिया। वो मुड़ा और कमरे के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। पीठ रिया की तरफ थी। तुम्हारे पापा से मेरी कुछ शर्तें हैं, वो बोला। जब पूरी होंगी तुम घर चली जाओगी। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो? रिया ने कांपती आवाज में पूछा। वो पलटा। मास्क के पीछे उसकी आंखें चमक रही थीं। तो फिर? एक छोटा सा पॉज। तुम यहीं रहोगी। रिया का सिर चकरा गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ कर देंगे। यही तो देखना है कि वो अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाते हैं या नहीं। रिया को उसकी बातों में कुछ गलत सा महसूस हुआ। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था। तुम मेरे पापा को नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे ना? उसने डरते डरते पूछा। इतना मत सोचो, वो झुंझलाकर बोला। खाना रखा है, खा लो और शांति से सोने की कोशिश करो। वो बाहर जाने लगा। रुको, रिया ने रोते हुए कहा। मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज लाइट बंद मत करना। वो एक पल के लिए रुका, मानो कुछ सोच रहा हो, फिर बिना कुछ कहे बाहर चला गया। लेकिन लाइट जलती रही। रिया वहीं जमीन पर बैठ गई, घुटनों में सिर छुपा लिया। उसकी पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम रही थी। वो रिया, जो कभी किसी से नहीं डरती थी, आज एक अनजान आदमी की कैद में कांप रही थी। उधर राजीव वर्मा की हालत और भी खराब होती जा रही थी। पूरी रात उन्होंने एक पल आंख नहीं झपकाई, हर सेकंड फोन की तरफ देखते। सुबह करीब 8 बजे फोन फिर बजा। तैयार हो? वही ठंडी आवाज। जो कहना है कहो, राजीव ने खुद को संभालते हुए कहा। 200 करोड़। आवाज सीधी थी, एक पैसा कम नहीं। राजीव वर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। 200 करोड़, यानी उनका पूरा बिजनेस, घर, सब कुछ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारे पास वक्त है, लेकिन याद रखना, मेरी नज़र हर वक्त तुम पर है। फोन कट गया। राजीव वर्मा का शरीर जैसे टूट गया और उसी अंधेरे कॉटेज में दरवाजे की कुंडी खटकी। रिया की सांसें थम गईं। वो आदमी अंदर आया। इस बार उसके हाथ में नाश्ते का ट्रे था। उसकी नज़र टेबल पर रखे रात के खाने पर गई, जैसा का तैसा पड़ा था। रिया जमीन पर बैठी थी, आंखें बंद, बदन तप रहा था। वो आदमी फौरन उसके पास पहुंचा। खाना क्यों नहीं खाया? उसने रिया को हिलाया। रिया, आंखें खोलो। उसका हाथ छूते ही वो चौंक गया। बहुत तेज बुखार था। ये क्या हुआ? वो बड़बड़ाया। रिया ने मुश्किल से आंखें खोली। उसे सामने वही आदमी दिखा तो डर के मारे पीछे हटने लगी। मुझे मत छूना, वो बुदबुदाई। वो एक पल के लिए परेशान हो गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो। वो ट्रे उसकी तरफ बढ़ाई। थोड़ा सा खा लो, फिर दवा दूंगा। रिया ने डरते हुए सिर हिला दिया। कमजोरी इतनी थी कि विरोध भी नहीं कर पाई। ब्रेड का एक टुकड़ा तोड़ा,
खाते वक्त उसकी नज़रें बार बार उस आदमी पर जा रही थी। वो बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था, खुद भी नहीं जानता था क्यों। मैं खा चुकी हूँ, रिया ने बच्चों की तरह कहा। वो चुपचाप बाहर गया और दवा ले आया, पानी का ग्लास भी दिया। बिस्तर पर लेट जाओ। रिया उठी और बिस्तर पर चली गई। थकान और बुहार ने उसे तोड़ दिया था। लेटते लेटते उसने हिम्मत जुटाई। एक बात पूछूं? वो दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था, रुक गया। तुम मुझे यहाँ लाए, लेकिन मेरा ख्याल भी रख रहे हो, क्यों? उसने धीमे से कहा। कुछ सेकंड की खामोशी। क्योंकि तुम मेरे लिए ज़रूरी हो, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता। रिया ने उसकी आंखों में देखा। उसे यकीन हो गया, ये आदमी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। वो पलटा नहीं। डेव। बस इतना कहकर वो बाहर निकल गया। रिया ने करवट बदली। डेव, नाम दोहराया। वो नहीं जानती थी, यही नाम आगे चलकर उसकी जिंदगी उलट पुलट कर देगा। उधर राजीव वर्मा की हालत और भी खराब होती जा रही थी। शाम तक उनका पूरा साम्राज्य पैसों में बदल चुका था। बैग भर भर कर पैसे रखे गए, लेकिन फोन अब भी खामोश था। हर गुजरता पल उनके लिए जहर बन रहा था। और उस कॉटेज में रिया बुखार में बड़बड़ा रही थी। डेव दूर खड़ा उसे देख रहा था। दिल के किसी कोने में कुछ टूट रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, कमजोर मत बन, ये सब खत्म करना है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता था। रात गहरी होती जा रही थी। कॉटेज के बाहर जंगल में हवा सरसराने लगी थी। पेड़ों की आवाज़, झींगुरों की चीख, सब कुछ रिया के दिल की धड़कनों से मिल रहा था। रिया बिस्तर कर करवटें बदल रही थी। बुखार थोड़ा कम हुआ था, लेकिन डर अब भी उतना ही था। हर थोड़ी देर में उसकी आंख खुल जाती और हर बार उसकी नज़र दरवाजे पर जाती। उसे नहीं पता था कि वो किसका इंतजार कर रही है, डेव का या सुबह का। दरवाजे की कुंडी फिर हिली। रिया चौंक गई। उसने जल्दी से आंखें बंद कर लीं। धीमे कदमों की आवाज़ पास आती गई। डेव अंदर आया था। उसके हाथ में दवा और पानी था। उसने बिना आवाज़ किए पास रखी मेज़ पर ट्रे रख दी। रिया की सांसें तेज हो गईं। डेव ने उसकी तरफ देखा। सो रही हो? रिया ने आंखें खोल दी। नहीं। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। डेव को ये सुनकर अजीब सा लगा। दवा ले लो, उसने नरमी से कहा। रिया ने बिना बहस किए दवा ले ली। पानी पीते वक्त उसका हाथ कांप रहा था। डर मत, उसने अचानक कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तो फिर मुझे यहाँ क्यों रखा है? डेव कुछ नहीं बोला, बस खिड़की की तरफ देखने लगा। मेरे पापा बहुत परेशान होंगे, रिया की आंखें भर आईं। वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। डेव ने गहरी सांस ली। हाँ, जानते हैं। तुम जानते हो? रिया को झटका लगा। मैं सब जानता हूँ डेव, कहा। तुम्हारे पापा की ताकत, उनका पैसा, सब। रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम उनसे बदला ले रहे हो ना? ये सुनकर डेव की मुट्ठी भिज गई, लेकिन वो शांत रहा। तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? उसने पूछा। क्योंकि ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं लगता, ये कुछ पर्सनल है। डेव ने उसकी तरफ देखा। पहली बार रिया को लगा कि वो आदमी भी इंसान है। उसकी आंखों में दर्द था। आराम करो, बात टालते हुए कहा। ज्यादा सोचोगी तो तबीयत और बिगड़ेगी। वो बाहर निकल गया। रिया देर तक छत को देखती रही। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। उधर राजीव वर्मा एक बंद कमरे में बैठे थे। सामने टेबल पर पैसों से भरे बैग रखे थे। 200 करोड़, यानी उनका पूरा बिजनेस, घर, सब कुछ। फोन बजा। सब तैयार है, राजीव ने तुरंत कहा। अच्छा, उधर से आवाज आई। कल सुबह 7 बजे। कहाँ आना है? राजीव ने पूछा। लोकेशन भेज दूंगा। फोन कट गया। राजीव वर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। बस मेरी बेटी सुरक्षित रहे, वो भगवान से यही दुआ कर रहे थे। सुबह होते ही कॉटेज में रिया की आंख खुली। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। उसे पहली बार लगा कि वो जिंदा है और शायद बच भी सकती है। दरवाजा खुला, डेव अंदर आया। आज उसने मास्क नहीं पहना था। रिया ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, वो सन रह गई। तुम? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। डेव का चेहरा सादा था, ना ज्यादा खूबसूरत, ना डरावना, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ छुपाए हुए थीं। मास्क की जरूरत नहीं, डेव बोला। अब तुम जान चुकी हो कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रिया उसे देखती रही। तुम कौन हो? उसने फिर पूछा। डेव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कभी बहुत गरीब था। रिया ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। तुम्हारे पापा? उसकी आवाज भारी हो गई। वो सब जानते हैं। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा ने क्या किया? डेव हंसा, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं थी। बहुत कुछ, वो बोला, पर वो कहानी बाद में। वो मुड़ा।
तैयार हो जाओ। किस लिए? रिया घबरा गई। आज तुम्हारे पापा आने वाले हैं, देव बोला। रिया का दिल जोर से धड़क उठा। सच? हाँ, देव ने सिर हिलाया। आज सब खत्म हो जाएगा। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन देव के चेहरे पर अजीब सा साया था, जैसे उसे भी डर लग रहा हो। कुछ घंटे बाद जंगल के बीच एक सुनसान रास्ता। राजीव वर्मा की गाड़ी वहां रुकी। उन्होंने अकेले ही गाड़ी से उतरकर पैसों से भरे बैग जमीन पर रख दिए। रिया, उन्होंने कांपती आवाज में पुकारा। पेड़ों के पीछे से देव निकला। बैग छोड़ो और पीछे हट जाओ, उसने कहा। राजीव ने तुरंत वैसा ही किया। मेरी बेटी कहाँ है? देव ने इशारा किया। कॉटेज के दरवाजे से रिया बाहर आई। जैसे ही राजीव वर्मा ने बेटी को देखा, वो रो पड़े। रिया, वो दौड़ पड़े। रिया भी भागी। पिता बेटी गले लग गए। उस पल सब कुछ भूल गया, लेकिन देव अब भी वहीं खड़ा था। राजीव वर्मा ने उसे देखा और अचानक उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम? उनके मुंह से शब्द नहीं निकले। देव की आंखों में आग थी। हाँ, वो बोला, मैं वहीं हूं। रिया ने दोनों को देखा। उसे समझ आ गया, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जंगल के बीच वो सन्नाटा और भी भारी हो गया था, हवा तक जैसे थम गई हो। राजीव वर्मा देव को देखते ही कांपने लगे। उनके हाथ अपने आप जुड़ गए। पहचान लिया? देव ने ठंडी आवाज में पूछा। रिया ने हैरानी से अपने पापा की तरफ देखा। उसने अपने पापा को कभी इस हालत में नहीं देखा था। पापा, ये कौन है? उसने धीरे से पूछा। राजीव वर्मा के होंठ कांप रहे थे। वो बोल नहीं पा रहे थे। ये वही इंसान है, देव ने खुद ही कहना शुरू किया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। आप क्या कह रहे हैं? देव आगे बढ़ा। राजीव वर्मा एक कदम पीछे हट गए। सालों पहले, देव बोला, जब तुम्हारे पापा ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। उसकी आंखों के सामने बीता वक्त घूमने लगा। मैं तब 10 साल का था, उसने कहना जारी रखा। मेरा नाम तब आदित्य था। रिया चौंक गई। आदित्य? हाँ, देव ने सिर हिलाया। आदित्य शर्मा। राजीव वर्मा की आंखें बंद हो गईं, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। मेरे पापा उसी फैक्ट्री में मजदूर थे, देव बोला। दिन रात काम करते थे, लेकिन तनख्वाह समय पर नहीं मिलती थी। रिया ध्यान से सुन रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। एक दिन देव की आवाज़ भारी हो गई। फैक्ट्री में आग लग गई। राजीव वर्मा ने सिर झुका लिया। उस आग में, देव ने कहा, मेरे पापा जिंदा जल गए। रिया के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। ओ माय गॉड! मुआवजा? देव हंसा। कागजों में दिखा दिया गया कि फैक्ट्री सुरक्षित थी। और मेरे पापा? उसकी आंखें भर आईं, बस एक नंबर बनकर रह गए। रिया को समझ आ गया था, ये बदले की आग थी। मेरी माँ ने इंसाफ मांगा, देव बोला, लेकिन आपके पापा ने केस दबा दिया। राजीव वर्मा अब रो रहे थे। गलती हो गई थी, वो गिड़गिड़ाए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। गलती? देव की आवाज़ ऊंची हो गई। मेरे लिए वो पूरी जिंदगी की सज़ा थी। रिया कांप रही थी। तो मुझे उठाकर आपने बदला लिया? देव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी। नहीं, वो बोला, तुम निर्दोष हो। रिया को हैरानी हुई। तुम्हें नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था, देव ने कहा। मैं सिर्फ तुम्हारे पापा को उनकी सच्चाई दिखाना चाहता था। राजीव वर्मा जमीन पर बैठ गए। जो सज़ा दोगे मंजूर है, वो बोले, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। रिया ने पापा का हाथ पकड़ लिया। पापा? देव कुछ पल चुप रहा। उसका चेहरा कठोर था, लेकिन दिल लड़ रहा था। 200 करोड़ रुपए मेरे लिए कुछ नहीं है, देव बोला। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? रिया ने हिम्मत करके पूछा। देव ने उसकी तरफ देखा। सच। रिया ने अपने पापा की तरफ देखा। राजीव वर्मा ने कांपती आवाज में कहा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। क्या? रिया चौंक गई। मैं सब कबूल करूंगा, राजीव बोले। फैक्ट्री हादसा, केस दबाना, सब। देव की आंखों में पहली बार हल्की सी राहत दिखी। और? उसने पूछा। मैं एक ट्रस्ट बनाऊंगा, राजीव बोले, मजदूरों के परिवारों के लिए। देव ने लंबी सांस ली। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार राहत के। राजीव वर्मा उठे। उन्होंने देव के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो, वो बोले। देव ने हाथ पकड़ लिया। माफ़ी से ज़्यादा ज़रूरी है बदलाव। कुछ देर बाद रिया अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठी थी। कॉटेज पीछे छूट रहा था। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। देव वहीं खड़ा था। उसका क्या होगा? उसने पूछा। राजीव वर्मा ने कहा, वो इंसाफ की लड़ाई जीत चुका है। रिया चुप हो गई। उसे एहसास हो गया था,
दुनिया सिर्फ काले और सफ़ेद में नहीं बटी होती। कुछ लोग गलत करते हैं और कुछ लोग उन गलतियों की कीमत चुकाते हैं। और कभी-कभी एक लड़की का अपहरण सालों पुराने गुनाहों को सामने ले आता है। गाड़ी शहर की तरफ बढ़ रही थी। रिया खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन बाहर का नज़ारा उसे दिख ही नहीं रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, डेव। वो आदमी जिसे वो एक रात पहले तक अपना दुश्मन समझ रही थी, आज उसकी सोच बदल चुका था। पापा, रिया ने धीरे से कहा। राजीव वर्मा ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। हम सच में वो सब करेंगे ना? रिया ने पूछा। जो आपने उससे वादा किया है? राजीव ने बिना देर किए सिर हिला दिया। हाँ बेटा, अब कोई झूठ नहीं। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं डर था। अगर पापा पीछे हट गए तो? घर पहुंचते ही मीडिया का सैलाब उमड़ पड़ा। कैमरे, माइक, सवालों की बौछार। राजीव वर्मा ने किसी से कुछ नहीं कहा, सीधे अपने कमरे में चले गए। उस रात किसी को नींद नहीं आई। अगली सुबह पूरा शहर टीवी के सामने बैठा था। राजीव वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, चेहरा उतरा हुआ, आवाज़ भारी। आज, उन्होंने कहना शुरू किया, मैं एक सच कबूल करने आया हूं। रिया टीवी के सामने बैठी कांप रही थी। सालों पहले, राजीव बोले, मेरी फैक्ट्री में आग लगी थी। कैमरे चमक उठे। उस हादसे में कई मजदूर मारे गए, उन्होंने कहा, और मैंने सच छुपाया। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने पैसे और ताकत का गलत इस्तेमाल किया, राजीव बोले, और इंसाफ को दबा दिया। पूरा हॉल सन्न था। आज मैं उस गलती की जिम्मेदारी लेता हूं, उन्होंने कहा, और हर उस परिवार से माफ़ी मांगता हूं जिसकी जिंदगी उस हादसे में तबाह हुई। रिया ने टीवी बंद कर दिया। वो रो रही थी, लेकिन दिल हल्का था। उधर एक छोटे से कमरे में डेव टीवी देख रहा था। राजीव वर्मा की बातें उसके दिल में उतर रही थी। उसकी आंखों के सामने अपने पापा का चेहरा आ गया, मजदूरी से थका हुआ, लेकिन ईमानदार। पापा, उसकी आंखें नम हो गई। राजीव वर्मा ने आगे ऐलान किया, मैं 300 करोड़ रुपए का एक ट्रस्ट बनाऊंगा। डेव चौंक गया। ये ट्रस्ट, राजीव बोले, मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई, इलाज और भविष्य के लिए होगा। डेव की मुट्ठी धीरे धीरे खुलने लगी। उसके अंदर जमा गुस्सा पिघल रहा था। और राजीव ने आखिरी बात कही, मैं कानून के सामने खुद को पेश करूंगा। टीवी बंद हो गया। डेव कुर्सी पर बैठ गया। उसकी लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। उधर रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी, आईने में खुद को देख रही थी। वो रिया जो कभी घमंडी थी, जिसे पैसे की कीमत नहीं पता थी, आज वो लड़की नहीं रही। उसने अपने फ़ोन में डेव का नाम ढूंढा, नंबर नहीं था। वो खिड़की के पास खड़ी हो गई। काश, उसने मन ही मन कहा, मैं उससे एक बार बात कर पाती। दिन बीतते गए। राजीव वर्मा पर केस दर्ज हुआ। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपने लगी। कुछ लोग उन्हें गुनहगार कह रहे थे, तो कुछ उन्हें बहादुर। रिया कॉलेज लौट गई, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ था। वो चुप रहने लगी थी, दूसरों की मदद करने लगी थी। एक दिन कॉलेज के बाहर एक एनजीओ की वैन खड़ी थी। बैनर लगा था, मजदूर बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करे। रिया रुक गई। वैन के पास खड़ा आदमी फॉर्म बांट रहा था। रिया ने उसका चेहरा देखा। दिल जोर से धड़क उठा। डेव, उसके मुंह से निकल गया। वो पलटा, रिया को देखते ही ठिठक गया। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। तुम यहाँ? रिया ने पूछा। हाँ, हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब यही काम है। रिया की आंखें भर आईं। थैंक यू। किस लिए? डेव ने पूछा। सब कुछ बदलने के लिए, उसने कहा। डेव ने सिर हिला दिया। तुम भी बदल गई हो। दोनों कुछ देर खामोश रहे। पापा जेल में हैं, रिया ने कहा। पता है, डेव बोला। क्या आप? रिया रुक गई। नफरत नहीं है, डेव ने बात पूरी की। अब सिर्फ सुकून है। रिया मुस्कुरा दी। उस दिन पहली बार कहानी में बदले के साथ साथ माफ़ी भी शामिल हो गई। कॉलेज के गेट के बाहर दोनों चुपचाप खड़े थे। आसपास शोर था, गाड़ियां जा रही थीं, लेकिन रिया और डेव के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। तुम यहाँ क्या करती हो? डेव ने आखिरकार पूछा। बस ऐसे ही, कुछ दिन से खाली समय में बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ। डेव ने उसे गौर से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही रिया है जो कभी पैसों की बात ऐसे करती थी जैसे वो हवा हो। अच्छा है, डेव बोला, शायद यही सही रास्ता है।
रिया ने नज़रें झुका लीं। मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी। देव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष साफ दिख रहा था। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी एनजीओ ऑफिस में, कभी अस्पताल में, तो कभी झुग्गी बस्ती के बच्चों के बीच। रिया बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाती, उन्हें कहानियां सुनाती, और हर बार जब कोई बच्चा हंसता, रिया को लगता शायद यही असली खुशी है। एक शाम रिया और डेव एक फुटपाथ पर बैठे थे। पास ही बच्चे खेल रहे थे। तुम्हें कभी डर नहीं लगा? डेव ने अचानक पूछा। किस बात का? डेव ने पूछा। उस दिन, रिया बोली, जब पापा से सामना हुआ था। डेव ने गहरी सांस ली। डर लगा था, वो बोला, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी था सच। रिया ने सिर हिला दिया। और अगर पापा सच ना मानते तो? डेव कुछ पल चुप रहा। तो शायद मैं टूट जाता। रिया का दिल बैठ गया। मुझे माफ कर दो, उसने अचानक कहा। डेव चौंक गया। किस लिए? मेरे नाम के लिए, मेरे पैसे के लिए, और उस जिंदगी के लिए जो तुम्हें कभी नहीं मिली। डेव ने उसकी तरफ देखा। तुम जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन अब जिम्मेदारी मेरी भी है, रिया ने कहा। डेव ने पहली बार खुलकर मुस्कान दी। दिन बीतते गए। राजीव वर्मा जेल में थे। कोर्ट की तारीखें चल रही थी। रिया हर हफ्ते उनसे मिलने जाती। एक मुलाकात में, बेटा, राजीव ने थकी आवाज में कहा, मैंने तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना दी। रिया ने उनका हाथ थाम लिया। नहीं पापा, वो बोली, आपने मुझे सही इंसान बना दिया। राजीव वर्मा रो पड़े। डेव, उन्होंने कहा, वो लड़का मजबूत है। रिया ने सिर हिला दिया। हाँ पापा। जेल से बाहर आकर रिया ने फैसला कर लिया। उसने अपने पापा की कंपनी में हिस्सेदारी छोड़ दी, अपना हिस्सा ट्रस्ट को दे दिया। जब ये खबर बाहर आई, पूरा शहर हैरान रह गया। इतनी बड़ी कुर्बानी? लोग बातें करने लगे। रिया को फर्क नहीं पड़ा। एक दिन डेव एनजीओ ऑफिस में बैठा था। फोन बजा। डेव, दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं रिया बोल रही हूं। हाँ, उसने कहा। एक आइडिया है, रिया बोली। अगर हम मजदूरों के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलें? डेव चुप हो गया। पैसे की टेंशन मत लो, रिया बोली, मैं सब संभाल लूंगी। डेव की आंखें भर आईं। ये वही सपना था, उसने कहा, जो मेरे पापा देखा करते थे। तो फिर तय रहा, रिया मुस्कुराई। कुछ महीनों बाद एक छोटे से कस्बे में एक नया स्कूल खुला। नाम लिखा था आदित्य शिक्षा केंद्र। देव वहां खड़ा था, उसकी आंखों में गर्व था। रिया उसके बगल में खड़ी थी। तुम्हें पता है, रिया ने कहा, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? हाँ, डेव बोला, एक गलत फैसले से। और अब? रिया ने पूछा। अब? डेव मुस्कुराया, एक सही शुरुआत से। बच्चों की हंसी गूंज रही थी, और उस शोर में बीते हुए दर्द की आवाज धीरे धीरे दबती जा रही थी। आदित्य शिक्षा केंद्र खुले हुए अब कई महीने हो चुके थे। हर सुबह बच्चों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता था। कभी वही जगह सूनी पड़ी रहती थी, और आज वहां उम्मीद पल रही थी। रिया रोज सुबह स्कूल आती, सादा सूट, खुले बाल और चेहरे पर एक अलग सी शांति। डेव भी वही रहता, कभी बच्चों को गणित समझाता तो कभी उन्हें जिंदगी के छोटे छोटे सबक देता। दोनों के बीच अब ज्यादा बातें नहीं होती थीं, लेकिन समझ बहुत थी। एक दिन स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। बच्चों ने नाटक तैयार किया था। नाटक की कहानी थी एक मजदूर, उसका बेटा और इंसाफ की लड़ाई। रिया दर्शकों में बैठी थी। हर सीन उसके दिल को छू रहा था। डेव मंच के पीछे खड़ा था, उसकी आंखें भर आईं। सर, एक बच्चा उसके पास आया, आप भी रो रहे हो? डेव ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, खुशी के आंसू हैं। नाटक खत्म हुआ। तालियों की गूंज देर तक सुनाई देती रही। शाम को रिया और डेव स्कूल की छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। तुम्हें कभी लगता है, रिया ने कहा, कि ये सब सपना है? डेव ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, वो बोला, लेकिन अच्छा सपना। रिया चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने कहा, डेव, अगर उस दिन तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया होता? डेव ने उसकी बात काट दी। मैं वो इंसान नहीं हूं। रिया ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है। हवा में ठंडक बढ़ने लगी। तुम्हारे पापा की सुनवाई कल है, डेव ने कहा। रिया का दिल भारी हो गया। हाँ। डर लग रहा है? डेव ने पूछा। नहीं, रिया ने सिर हिलाया। सच का सामना करने का हौसला है। अगले दिन कोर्ट में भीड़ थी। राजीव वर्मा को पेश किया गया। रिया पीछे की बेंच पर बैठी थी। डेव भी उसके साथ था। जज ने फैसला सुनाया।
राजीव वर्मा को सजा हुई, लेकिन साथ ही कोर्ट ने उनके सुधार और सहयोग को भी माना। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो रो नहीं रही थी, वो खुद पर गर्व कर रही थी। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त राजीव वर्मा ने रिया को देखा। तू मजबूत बन गई है, उन्होंने कहा। रिया मुस्कुरा दी। आपकी वजह से। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक और खबर आई। सरकार की तरफ से मदद मिलने वाली थी। आदित्य शिक्षा केंद्र अब और बड़ा होने वाला था। देव और रिया एक पेड़ के नीचे खड़े थे। सोचा नहीं था कि मेरी लड़ाई यहां तक आएगी। लड़ाई नहीं, रिया ने कहा, ये तो सफ़र था। देव ने उसकी तरफ देखा। रिया, उसने पहली बार उसका नाम थोड़े अलग अंदाज में लिया। हाँ, रिया ने देखा। अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे रास्ते में हूं, रिया मुस्कुरा दी, तुम मेरा रास्ता हो। देव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ये कहानी अब हमारी भी है। दूर बच्चे खेल रहे थे, हंसी, शोर, जिंदगी, और कहीं न कहीं एक पुराने जख्म पर अब मरहम लग चुका था। समय बहुत अजीब होता है। जो जख्म कभी भरते नहीं लगते, वो भी वक्त के साथ शांत हो जाते हैं। आदित्य शिक्षा केंद्र अब पूरे इलाके की पहचान बन चुका था। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ाने लाने लगे थे। देव अक्सर सुबह सुबह स्कूल के गेट पर खड़ा होता, बच्चों को अंदर जाता देखता, और हर बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। उसे अपने पापा याद आते। काश वो ये सब देख पाते। रिया पूरी तरह बदल चुकी थी। ना वो पुरानी अकड़, ना वो बेपरवाही। वो बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाती, कभी उनकी कॉपियां चेक करती तो कभी उनके सपनों के बारे में पूछती। एक दिन स्कूल में एक छोटी सी बच्ची आई, फटे कपड़े, डरी हुई आंखें। मैडम, उसने रिया का हाथ पकड़ा, क्या मैं भी यहाँ पढ़ सकती हूँ? रिया का दिल भर आया। उसने बच्ची को गले लगा लिया। हाँ, वो बोली, ये स्कूल तुम्हारा ही है। देव दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उस पल उसे लगा उसकी लड़ाई सच में खत्म हो चुकी है। कुछ महीनों बाद राजीव वर्मा की सज़ा का वक्त पूरा होने वाला था। रिया उनसे मिलने जेल गई। पापा, उसने कहा, आप बाहर आकर भी इसी ट्रस्ट के साथ काम करेंगे। राजीव वर्मा ने सिर झुका लिया। ये मेरी आखिरी जिम्मेदारी होगी। रिया ने उनका हाथ थाम लिया। नई शुरुआत। जेल के बाहर देव गाड़ी के पास खड़ा था। रिया बाहर आई। सब ठीक? रिया ने कहा। हाँ, अब सब अपने सही रास्ते पर है। कुछ दिन बाद आदित्य शिक्षा केंद्र में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था। सरकार की तरफ से सम्मान मिलने वाला था। स्टेज पर देव को बुलाया गया। तालियों की गूंज में वो माइक के सामने खड़ा हुआ। ये सम्मान मेरा नहीं है, उसने कहा, ये उन मजदूरों का है जिनके सपने अधूरे रह गए। रिया नीचे खड़ी थी, उसकी आंखें चमक रही थी। और देव ने कहा, ये एक इंसान की गलती से शुरू हुई कहानी है, लेकिन एक इंसान के बदलने से खत्म हुई। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। कार्यक्रम के बाद शाम का वक्त था। स्कूल के पीछे वही पुराना पेड़। रिया और देव वहीं बैठे थे। सब खत्म हो गया, रिया ने कहा। नहीं, देव मुस्कुराया, सब शुरू हुआ है। रिया चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने कहा, देव, अगर उस दिन तुमने मेरी जिंदगी में नहीं आए होते, देव ने उसकी तरफ देखा, तो शायद तुम वो रिया रहती जो सिर्फ पैसों को जानती थी। रिया मुस्कुरा दी। और तुम? उसने पूछा। मैं शायद नफरत में ही जी रहा होता। हवा हल्की चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। देव, रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या हम इस कहानी को साथ आगे बढ़ा सकते हैं? देव कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, बदले से शुरू हुई कहानी उम्मीद पर खत्म हो रही है। रिया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। देव ने हाथ थाम लिया। दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। सूरज ढल रहा था, और उसी ढलते सूरज के साथ एक घमंडी लड़की, एक टूटा हुआ बेटा और एक पछताता हुआ पिता, तीनों ने अपनी अपनी जगह इंसाफ पा लिया था। कभी कभी किसी कहानी का हीरो वो नहीं होता जो जीतता है, बल्कि वो होता है जो बदल जाता है।